30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली के बिरला हाउस में करीब 5:17 पर महात्मा गांधी की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मगर जो रियलिटी हम नहीं जानते वो ये है कि गांधी जी ने अपनी मौत से ठीक 7 मिनट पहले उससे प्रेडिक्ट कर लिया था। मतलब कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि वो मौत की नींद सोने वाले हैं। अब 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठते हैं और अपने साथ रहने वाले ब्रिज कृष्णा चंडीवाला के साथ अपनी पोतियों मानू और आभा को भी जल्दी उठा देते हैं। फिर वो किसी आम भारतीय की तरह नीम की दातुन से ब्रश करते हैं और नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मनु और आभा के सहारे चलकर अपने अंदर के कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, उस कमरे में महात्मा गांधी का एक बहुत ही जरूरी ड्राफ्ट रखा हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रपोजल था। ये ड्राफ्ट उन्होंने पिछली रात को ही तैयार किया था, मगर सुबह से वो इसमें सुधार करते रहे और करीब 4:45 बजे गर्म पानी में हनी और लेमन डालकर पीने लगे। 1 घंटे बाद वो रोजाना की तरह ऑरेंज जूस भी पीते हैं और आधे घंटे की वॉक के बाद अपनी कुछ फाइल्स देखने लगते हैं। उस समय गांधी जी को गले में भयंकर खांसी हो रहा था, जिसको ठीक करने के लिए वो गुड़ और लौंग का पाउडर खा रहे थे। मगर उस सुबह उनका ये पाउडर खत्म हो गया था, जिसके चलते उनकी पोती मानू उनके साथ वॉक पर नहीं जा पाई थी, क्योंकि उन्हें ये पाउडर जो बनाना था। अब मानू गांधी जी से कहती है कि वो अकेले ही वॉक पर चले जाए, क्योंकि अगर उसने ये पाउडर नहीं तैयार किया तब उन्हें रात में परेशानी होगी। जिसको सुनने के बाद गांधी जी मानू से कहता है, इसे पता है कि रात के पहले न जाने क्या हो जाए, क्या पता मैं तब तक जिंदा बचूं भी या नहीं। हाँ, अगर जिंदा बच गया तब तुम रात में ही थोड़ी सी पाउडर तैयार कर देना। और ये कहते हुए वो नहाने के लिए चले जाते हैं। करीब 9:30 बजे के आसपास वो अपने सुबह का नाश्ता करते हैं और रोज की तरह बकरी के दूध के साथ कुछ कच्ची सब्जियां और फल खाते हैं। और इसी समय वहाँ रहने वाले प्यारे लाल उनके हाथ में कांग्रेस की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा ड्राफ्ट सौंप देता है। ड्राफ्ट को देखने के बाद वो दोपहर में फिर से सो जाते हैं और जागने के बाद अपने साथी विशन से कहता है कि मुझे प्राप्त हुए सारे इम्पोर्टेंट लेटर्स को दिखाओ, क्योंकि मुझे आज ही उनका रिप्लाई करना है, वरना क्या पता मैं कल तक जिंदा रहूं भी या नहीं। दोस्तों, करीब 4 बजे के आसपास गांधी जी अपना लास्ट इंटरव्यू भी खत्म कर लेता है, क्योंकि 4 बजे उनसे मिलने सरदार पटेल और उनकी बेटी मनीबेन आने वाली थी। शाम के 4 बजते ही सरदार पटेल गांधी जी के पास आ जाते हैं और वो दोनों लंबी चर्चा में व्यस्त हो जाते हैं। दरअसल गांधी जी को सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच के खींचातानी के बारे में अच्छे से मालूम था, जिसको लेकर उन्हें चिंता भी थी और वो उन दोनों को जोड़कर रखना चाहते थे। सरदार पटेल से बात करते करते करीब आधे घंटे बीत जाता है और फिर आभा गांधी जी के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी भोजन लेकर आती है, जिसमें बकरी का दूध, एलोवेरा जूस और सब्जी फल शामिल था, जिन्हें वो सरदार पटेल और उनकी बेटी मनीबेन से बात करते करते खाते हैं। उनका ये डिस्कशन करीब 5 बजे तक चला और इसी बीच उनकी पोती मानू ने कई बार उन्हें 5 बजने की जानकारी भी दी, क्योंकि गांधी जी हर शाम 5 बजे आम जनता के साथ बैठकर किसी भी धार्मिक किताब को पढ़कर ईश्वर से प्रार्थना करते थे। हालांकि उस दिन वो अपने समय को लेकर उतना पंक्चुअल नहीं थे, जिसको देखते हुए करीब 5:05 पर मनुबेन उन्हें अपनी रिस्ट वॉच की तरफ इशारा करते हुए ये बताती है कि काफी देर हो चुकी है और सभी लोग बाहर प्रार्थना के लिए आ गए हैं। जिसको देखते ही गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग से उठकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब 4 बजे से 5 बजे के बीच गांधी जी सरदार पटेल से बात कर रहे थे, तब 2 काठियावाड़ नेता मनुबेन के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो गांधी जी को देखना चाहते हैं। जिसके बाद मनुबेन इस बारे में गांधी जी को इन्फॉर्म करता है। तब वो सरदार पटेल के सामने ही उनसे कहता है कि उन नेताओं से बोल दो कि वो उनसे जरूर मिलेंगे, लेकिन प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद, और वो भी तब जब वो जिंदा बच पाए। गांधी जी की ये बातें मनुबेन उन दोनों नेताओं को बता देती है और उनसे प्रार्थना सभा तक रुकने के लिए कहती है। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि गांधी जी ने तीसरी बार अपनी मौत की बात करी थी, और वो भी उस व्यक्ति के सामने जो उनकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले प्रतिबंध था, यानी कि सरदार पटेल। अब यह सवाल ये आता है कि आखिर गांधी जी ने अपनी मौत को कैसे प्रेडिक्ट किया था। हो सकता है कि ये उनकी गट फीलिंग हो या फिर उन्हें ऐसा कुछ आवाज हो रहा हो, मगर सच तो ये है कि मौत वाले दिन से महज 10 दिन पहले ही उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। दरअसल 20 जनवरी 1948 के दिन नाथुराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे ने अपने और 5 साथियों के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या का प्रयास किया था। इन लोगों का प्लान कुछ ऐसा था कि सबसे पहले इनमें से पाहुआ एक ग्रेनेड फोड़कर भीड़ में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा और फिर बज नाम का एक शख्स प्रार्थना सभा से ठीक पीछे एक जाली वाली दीवार से गांधी जी को शूट भी करेगा।
और इसी के साथ उन पर एक ग्रेनेड भी फेंकेगा। प्लान में कोई चूक ना हो इसलिए बाकी के मेंबर्स भीड़ का हिस्सा बनकर वही खड़े रहेंगे ताकि अगर गांधी जी भागने की कोशिश करता है तो उन पर चारों तरफ से अटैक किया जा सके। खैर इनका ये प्लान तो फेल हो गया क्योंकि फर्स्ट धमाके से कोई भागदड़ की स्थिति नहीं बनी और बच जो गांधी जी को शूट करने वाला था उसे गांधी जी की जगह पर एक आंख वाला व्यक्ति दिखा था जो उसके हिसाब से बड़ा अपशगुन था और इसी वजह से वो अपना कदम वापस ले लेते हैं। धमाका करने वाले पहवा को लोग देख लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, जबकि बाकी बचे 6 लोग वहां से भाग जाते हैं। इस हत्या के प्रयास के 6 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी को गोडसे और उनके साथियों ने महाराष्ट्र के थाने में बैठकर दोबारा गांधी जी की हत्या करने का प्लान बनाता है, मगर इस बार सिर्फ एक ही व्यक्ति मिशन पर जाने वाला था क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ पकड़े जाने का डर भी ज्यादा हो जाता है। अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अगले ही दिन गोडसे एक फ्लाइट से दिल्ली पहुंचता है, मगर प्लान को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें एक अच्छी गन यानी कि 9mm M1934 मॉडल बैरेट रिवॉल्वर की जरूरत थी जो उन्हें ग्वालियर से मिलने वाली थी। अब इस पिस्तल का भारत में मिलना बहुत ही रेयर था क्योंकि ये इटालियन मेड गन थी जो उस समय ब्रिटिश आर्मी के कर्नल मिस्टर जोशी के पास था। गोडसे को उनसे ये पिस्तल ग्वालियर के सबसे बड़े हथियार डीलर जगदीश गोयल और ग्वालियर के हिंदू महासभा के हेड डॉक्टर परचुरे से मिलकर अपने कनेक्शन से दिलाया। उस समय इस पिस्तल की कीमत करीब 500 रुपए थी यानी आज के हिसाब से 70 से 80 हजार रुपए। अब इस पिस्तल को वर्ल्ड वॉर 2 के समय की सबसे भरोसेमंद पिस्टल माना जाता था क्योंकि एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी जिसमें 7 बुलेट राउंड्स एक साथ फायर किया जा सकता था, यानी इससे बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। हालांकि इसके बावजूद भी गांधी जी की मौत को टाला जा सकता था अगर गांधी जी खुद चाहते तो। दरअसल अपने ऊपर हुए पहले हमले के बाद भी गांधी जी ने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि जो भी आजादी के लिए सिक्योरिटी रखता है उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था ये तो नहीं मालूम, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो इंडिया पाकिस्तान के लिए पार्टीशन से बहुत ही ज्यादा दुखी थे और खुद ही जीना नहीं चाहते थे। ये उनकी बहुत सी बातों से भी साफ झलक रहा था क्योंकि 2 अक्टूबर 1947 को उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूँ कि मैं अब तक जिंदा हूँ। अब जब 20 जनवरी को पहली बार उन्हें मारने का प्रयास किया गया था तब उन्होंने कहा था कि शायद ये सही है और मैं ही गलत हूँ। यहाँ एक गौर करने वाली बात ये थी कि सिर्फ गांधी जी के मना करने से ही उनकी सिक्योरिटी को हटवा देना क्या सच में सही था? शायद नहीं। तभी तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने करीब 30 पुलिस वालों को बिरला हाउस के एरिया में डिप्लॉय कर रखा था, लेकिन बदकिस्मती से गांधी जी ने उन पुलिस वालों को किसी भी विजिटर को चेक करने की अनुमति नहीं दी थी। गांधी जी किसी ऑब्जेक्शन से वहाँ टाइट सिक्योरिटी मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाया और इसीलिए ही नाथुराम गोडसे आसानी से गन लेकर अंदर जा पाया और 5 बजे से उनका वेट करने लगे। प्लान के मुताबिक उन्हें आगे की लाइन में खड़ा होना था और गांधी जी के आते ही उन्हें शूट करना था। अब सरदार पटेल से मीटिंग के बाद नाथुराम गोडसे को ऐसा लगा कि शायद सबको इस प्लानिंग की भनक लग गई है, मगर तब भी वो वहाँ पर गांधी जी का वेट करते रहे और जब 17 मिनट बाद गांधी जी प्रार्थना सभा की तरफ आते दिखे तब वो खुद को रोक नहीं पाए और वो उनकी तरफ बढ़ने लगे। गोडसे गांधी जी का पैर छूने के लिए झुके तब मनु ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद गोडसे ने मनुबेन को गुस्से में धक्का दिया और 5:17 पर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। अब ओपन मैगजीन के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने नाथुराम गोडसे पर ट्रायल तो चलाया पर इस केस में नाथुराम गोडसे और कुछ 2-4 लोगों के अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जिन लोगों ने गोडसे को गन दिलाई थी उन्हें भी केस से बाहर रखा गया, जबकि निचली अदालत ने तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। माना जाता है कि हैदराबाद के निजाम को झुकाने में हिंदू महासभा के बहुत से डॉक्टर्स जैसे कि परचुए का बहुत ही बड़ा रोल था, इसीलिए शायद उनका नाम फाइनल चार्ट लिस्ट से हटा दिया गया था। अब गांधी जी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी है। कई नेता गांधी जी की आलोचना करता है और बीजेपी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने तो एक बार ये तक कह डाला था इतिहासವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಿರೋ ರಕ್ತನೂ ಹೆಪ್ಪಗಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता भी हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुका है, मगर गांधी जी की इमेज आज की पॉलिटिक्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये तस्वीर महात्मा गांधी की मौत से कुछ समय पहले की है, जिसमें वो अपनी दोनों पोतियों मनु और अभा के साथ थे। इन दोनों पोतियों को गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स कहा जाता था। गांधी जी ने इन दोनों के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो वाकई में अजीब थे। गांधी जी ने 1946 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे लड़कियों के साथ बिस्तर पर सोएंगे जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और अभा और मनु भी शामिल थी, जो उनसे करीब 60 साल छोटी थी। इस एक्सपेरिमेंट की
वजह से गांधी जी के कई साथ वालों ने उनका संग छोड़ दिया, मगर तब भारत की मीडिया ने इस बारे में कोई बात नहीं की। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधी जी ने ऐसा किया ही क्यों? 1906 में गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वह ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, जिसको फॉलो करते हुए उन्होंने 40 साल तक सेक्स नहीं किया था। जब उन्होंने ऐसी लड़कियों को अपने बिस्तर में बुलाया, तब ये उनके लिए खुद की मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने का एक तरीका था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनका खुद पर कितना कंट्रोल है। अब गांधी जी का मानना था कि इंसान में इस तरह का सेल्फ कंट्रोल तभी आएगा जब वो सुंदर ऐसी लड़कियों के साथ सोकर भी कोई ऐसे संभोग का डिजायर ना करे। तो आखिर गांधी जी के लिए ये प्रूव करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया था? वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि भारत में उस समय होने वाले हिंदू मुस्लिम वायलेंस उनकी नाकामी का नतीजा था। उनके अनुसार अगर वो संभोग डिजायर्स के साथ अपनी सारी खामियों को सुधार पाए, तब उससे देश में हिंसा बंद हो जाएगी। अब ये सुनने में काफी इलॉजिकल बात लगती है, पर ये बात अकेली नहीं, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने का तरीका है और ये एंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जिसको सुनकर पंडित नेहरू को भी झटका लगा था। गांधी जी के मुताबिक सेक्सुअल डिजायर्स आपका दुश्मन है और उनका मानना था कि लड़कों को अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए और लड़कियों को ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ सेक्स के बारे में सोचे। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी को कॉन्डोम्स में भी विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि अगर आप कॉन्डोम्स का यूज कर रहे हो, तब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने एक अमेरिकन सेक्स एडुकेटर से ये तक कहा था कि अगर लोग इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने लग जाए, तो लड़के लड़कियां सिर्फ सेक्स के लिए ही अपना जीवन जिएगी और मेंटली बर्बाद हो जाएंगी। वैसे दोस्तों, गांधी जी की पूरी लाइफ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।